व्यू 360 में वर्ल्ड बैंक की अफगान मईशत के बारे में हैरान कुन मुस्बत रिपोर्ट। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को असलहे और जंगी साजो सामान की फरहमी। क्या मगरिब एक तवील जंग में मुलव्विस होने के लिए तैयार है? और अमेरिका, चीन और रूस की सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करते बर्रे आज़म अफ्रीका में असर और रसूख बढ़ाने की दौड़। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकुश हमले में दर्जनों अफराद हलाक और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमला आवर मस्जिद में नमाज के दौरान पहली सफ़ में मौजूद था, जिसने जमात शुरू होने के बाद खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाका इस कदर शदीद था कि इससे मस्जिद की तमाम खिड़कियों और दरवाजे टूट गए, जबकि छत का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया है। हुकाम की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने और ज़ख्मी होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं पेशावर में हमारे नुमाइंदा उमर फारूक से, जो इस वक्त लेडी रेडिंग हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, आप धमाके के बाद पुलिस लाइंस मस्जिद पहुँचे थे, वहाँ जो मनाज़र आपने देखे उस हवाले से बताइएगा और इस इलाके के बारे में बताइएगा। जी, ये जो इलाका है, सबसे पहले बताएं तो ये काफ़ी, जो हम इसको रेड जोन एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो है वो सिविल सेक्रेटरीट का दफ्तर है, और ये जो 1-1.5 किलोमीटर का जो सर्कल है, इसमें जो है पेशावर के जो हाई कोर्ट है, असेंबली है, और यहाँ तक के जो कोर कमांडर पेशावर है उसका घर भी इसी के करीब एरिया में वाक़या है। तो ये काफ़ी सिक्योरिटी एरिया है। जब मैं आज धमाके की खबर के बाद वहां पर पहुंचा तो वहां पर जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। जो रेस्क्यू के इदारे थे, रेस्क्यू 112, उसके अलावा जो पुलिस थी, आर्मी थी, एसपी थी, उसकी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। वहां पर जो है रेस्क्यू किया जा रहा था। शुरू में जो वहां पर जो जख्मी है उनको निकाला गया। उसके बाद जो, क्योंकि मस्जिद काफी बड़ी मस्जिद थी, इसमें तकरीबन 2000 के करीब जो है या 4000 के करीब नमाजी इसमें एक वक्त में नमाज पढ़ सकते थे। इस वक्त भी तकरीबन 4 इस वक्त मौजूद थे जब ये जमात हो रही थी। तो जब धमाका हुआ तो वो छत गिर गई, उसके नीचे काफी लोग जो है दब गए। थोड़े जख्मी थे, उनको निकाल दिया गया। अभी भी काफी बड़ी मशीनरी, तकरीबन 4-5 घंटे हो गए हैं, बड़ी मशीनरी से जो है वहां पर जो मौजूद जख्मी है उनको निकाला जा रहा है, और जो एक्सकवेशन का अमल है वो अभी भी जारी है वहां पर। ये बताइए उमर कि क्या किसी गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल की है इस हमले की, और हुकाम कह रहे हैं कि मज़ीद हलाकतों का इजाफा उनमें होना भी, उसका भी खदशा है? जी बिल्कुल, मजीद हलाकतों का इजाफे का खदशा इस तरह से है क्योंकि जो मलबे तले दबे लोग हैं, अभी उनके निकलने के बाद भी जो है पता चलेगा कि कितने लोग वहां पर आए मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में काफ़ी ऐसे जख्मी लाए गए हैं जो कि क्रिटिकल है, उनका भी हुकाम बता रहे हैं कि उनके चांसेस भी जो है काफ़ी सीरियस पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद है। तो इससे जो है डेथ का खर्चा जो है वो बढ़ने के चांसेस भी हैं। दूसरी तरफ जो है की जिम्मेदारी की बात की जाए तो जो तहरीक तालिबान क्वेटा अमीर है, उसके हवाले से जो है ये खबर है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। वीडियो भी सर्कुलेट की जा रही है, सोशल मीडिया पे एक ऑडियो भी सर्कुलेट हो रही है उनकी। जो है कोई ऑफिशियल पीटीपी की तरफ से इसकी जिम्मेदारी का बयान सामने नहीं आया। उमर फारूक पेशावर से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट पाकिस्तान, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर हैं। 4 फरवरी तक जारी रहने वाले इस दौरे में खुसूसी अमरीकी नुमाइंदा अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात के हवाले से अमरीकी शराकतदारों, अफगान और इमदादी इदारों से सलाह मशवरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के एक बयान के मुताबिक ऐसे में जब अमरीका अफगान अवाम की मदद और वहाँ अपने मफादात की हिफाजत की कोशिश में है, तालिबान की तरफ से जारी किए गए हालिया फतवों ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए नए चैलेंजेस पैदा किए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 24 जनवरी को तालीम का आलमी दिन मनाया गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से लड़कियों पर तालीम के दरवाजे एक एक करके बंद किए जा रहे हैं। पहले सेकेंडरी स्कूल्स और अब कुछ ही अरसे पहले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लग चुकी है।
یہ افغان لڑکیاں اپنا مستقبل کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جانتے ہیں ایک ایسی افغان لڑکی سے جو کچھ روز پہلے تک ایک میڈیکل اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی۔ زرمینہ افغانستان کے شہر جلال آباد کی رہائشی ہیں۔ 1.5 سال قبل انہوں نے ننگرہار میڈیکل یونیورسٹی میں اس امید کے ساتھ داخلہ لیا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ خاص طور سے افغان خواتین کا علاج کر سکیں، مگر 1 ماہ قبل جب وہ معمول کے مطابق صبح سویرے یونیورسٹی پہنچی تو یونیورسٹی کے گیٹ کو لڑکیوں کے لیے بند پایا۔ طالبان نے ہمیں بتایا کہ آپ کو یونیورسٹی میں داخل ہونے کی مزید اجازت نہیں ہے اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ میں بہت ہی غمزدہ ہوئی کہ ہماری یونیورسٹی کیوں بند ہو گئی ہے، اور اسی نا امیدی کے ساتھ واپس گھر چلی آئی کیونکہ ہم بے بس تھیں۔ طالبان حکومت میں اعلیٰ تعلیم کے وزیر ندا محمد ندیم نے افغان نیشنل ٹی وی پر اس فیصلے کی وجوہات کچھ یوں بیان کی۔ ان کا بغیر محرم کے سفر کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ جو خواتین طالبات اپنے گھروں سے یونیورسٹی جایا کرتی تھیں انہیں مکمل حجاب کی ہدایت تھی، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ تیسرا اہم مسئلہ اکثر یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کا سلسلہ تھا جو تاحال جاری تھا۔ چوتھا مسئلہ یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے موجودہ نصاب میں کچھ ایسے مضامین تھے جو کہ افغان خواتین کے لیے مناسب نہیں تھے۔ تاہم زرمینہ طالبان کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی۔ میرے لیے طالبان کا یہ اقدام ہرگز عجیب نہیں تھا۔ مجھے اس قسم کے حالات کا خدشہ تھا کیونکہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ خواتین تعلیم حاصل کریں۔ ان کے عقائد کے مطابق خاتون کا دائرہ گھر یا قبر تک ہی محدود ہے۔ طالبان کے اس اقدام کے بعد ہماری نسلیں تعلیم سے محروم رہ جائیں گی، جس کے بعد وہ علمی اور اقتصادی بحران کا بھی شکار ہو جائیں گی۔ طالبان کے اس فیصلے کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ ماہرین طالبان کے اس اقدام کو افغان عوام کو مزید پستی کی جانب دھکیلنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ زما په اند باندې طالبان یوازې د افغان میرمنو حقونو او جنکیو سبق سره ستونزه نه لري، دوی هغه اور عوامل چې میرے خیال میں طالبان کو خواتین کے روزگار، حقوق اور تعلیم سے ہی صرف مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسے تمام عوامل جو افغانستان کی ترقی کا باعث ہو سکتے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں۔ اس لیے ایسے تمام منصوبے جو افغانستان کو لانگ اور شارٹ ٹرم میں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہوں وہ اس کے خلاف ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ طالبان افغانستان کی تباہی کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اس کی بحالی کے لیے۔ زرمینہ کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے، مگر فارغ وقت میں انہوں نے اپنے لیے شاعری کی صورت میں ایک نیا مشغلہ ڈھونڈ لیا ہے۔ ان کی شاعری میں موجودہ حالات کی جھلک کے پہلو نمایاں طور پر واضح ہیں۔ زرمینہ کے مطابق جنگ زدہ افغانستان کی صورتحال دیکھ کر ہی انہوں نے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ افغانستان گزشتہ 4 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے۔ جرم مرد کرتے ہیں اور قربانیاں ہم خواتین دیتی ہیں۔ میں نے اس لیے میڈیکل کے شعبے کا انتخاب کیا تاکہ عوام کی خدمت کر سکوں۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے یونیورسٹیوں میں خواتین کے داخلے پر پابندی کے خلاف متعدد شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن تاحال طالبان نے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب زرمینہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے باعث ان کا مستقبل غیر یقینی کا شکار تو ضرور ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہیں گی۔ عالمی برادری کے ساتھ ساتھ وہ طالبان سے بھی اپیل کرتی ہیں کہ مستقبل کی افغان نسل کو جہالت کی نظر ہونے سے بچایا جائے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ برلن کے مطابق آنے والے ہفتوں میں جرمن ساختہ لیپرڈ 2 قسم کے تقریباً 80 ٹینک یوکرین بھیجے جائیں گے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ بھی درجنوں ٹینکس یوکرین کو دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس فیصلے کو روس کی یوکرین میں جنگ میں ایک اہم لمحے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ مغربی ممالک کو مزید اس تنازع میں دھکیل سکتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جرمنی نے اس ہفتے اپنے 14 طاقتور لیپرڈ 2 ٹینک یوکرین بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ برلن نے کہا کہ ٹینک مارچ کے آخر تک پہنچا دیے جائیں گے۔ مغرب اب تیزی سے یہ سارا ساز و سامان اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے۔ اگر آپ گولہ بارود کو دیکھیں تو مقدار کا مسئلہ بھی ہے، جیسا کہ کل اعلان کیا گیا
मैं इस मामले पर असले की सनत के साथ इब्तदाई बातचीत भी करूंगा। पोलैंड, स्पेन, नॉर्वे और फिनलैंड सभी ने कहा है कि वो लैपर्ड टैंक भेजने के लिए तैयार हैं। जर्मनी ने बुध को कहा कि 2 बटालियन यूक्रेन को दी जाएंगी, जिनकी तादाद तकरीबन 80 गाड़ियां बनती है। इसके अलावा यूक्रेन को 14 बरतानवी चैलेंजर 2 टैंक और 31 अमरीकी अब्राम टैंक भी मिलेंगे। यूक्रेन के फौजियों को इस साजो सामान के इस्तेमाल के लिए कई हफ्तों की तरबियत दरकार होगी। यूक्रेनियों ने साबित किया है कि वो मगरिब से मिलने वाली फौजी इमदाद को समो लेने के काबिल हैं, लेकिन उसमें वक्त लगता है और उनके पास काफ़ी वक्त नहीं है क्योंकि मौसम बहार की आमद है और ये तवक्को है कि रूस कोई बड़ा जारहाना हमला करने वाला है। There's an expectation that Russia is going to mount some form of major offensive. नेटो ने टैंक भेजने के फैसले को एक अहम लम्हा करार दिया। व्लादिमीर पुतिन पिछले कुछ महीनों से जो उम्मीद लगाए हुए हैं वो ये कि यूरोपीय ममालिक किसी किस्म की धमकी महसूस करें या फिर थक जाएं, खासतौर पर पाबंदियों के नतीजे में उनकी अपनी मईशतों पर पड़ने वाले असरात के बायस कि इस तमाम दबाव के सबब बहरुल काहिल के दोनों तरफ इत्तेहाद टूट जाएगा, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ। हमने इसके बरअक्स देखा है। यूक्रेन की हुकूमत का कहना है कि उसे रूस को शिकस्त देने के लिए 300 टैंक और मगरिब के लड़ाका तैयारों की जरूरत है। क्या मगरिब अगली रुकावट को अबूर कर सकेगा? ये एक और जारहाना इक़दाम होगा, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो ये देखना चाहेंगे कि यूक्रेन टैंकों को कैसे इस्तेमाल करता है और फिर आगे का सोचें। मगरिब अब यूक्रेन की जंग में बहुत ज्यादा मुलव्वस हो चुका है। उसके खास जंगी टैंक, जिन्हें यूक्रेनी चलाएंगे, जल्द ही यूरोप के मैदानों पर रूसी हथियारों के आमने सामने होंगे। This could go on for a very long time. ये लड़ाई बहुत तवील अरसे तक चल सकती है। रूसी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं और हम पुतिन के रूसी मुआशरे को दिए जाने वाले पैगामात से बता सकते हैं कि वो मुल्क को एक तवील जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मगरिब में ये सवाल है कि क्या मगरबी हुकूमतें अपने मुआशरों के साथ ऐसा ही करने के लिए तैयार हैं? मगरबी हथियार यूक्रेन को रूसी अफवाज को निकालने में मदद दे सकते हैं, लेकिन जंग जल्द खत्म नहीं होगी और हुकूमतों और अवाम के अज़्म का इम्तिहान होगा। हेनरी रिजवेल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूक्रेन पर रूस के हमलों ने जहां मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, वहीं यूक्रेनी बच्चे भी जंग के सदमे से गुजर रहे हैं। अपने जज्बात और एहसासात पर काबू पाने में उनकी मदद करने के लिए यूक्रेन के माहिर नफ्सियात एक मुनफरद तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे टॉय थेरेपी या खिलौनों के ज़रिए इलाज कहा जाता है। ये कैसे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। 9 साला अरीना कीव से बाहर वाक़े अपने गांव में अपने कज़न्स के साथ घर में सुकून से खेल रही है, लेकिन इसकी वालिदा नतालिया लादेन कहती हैं कि चंद माह कबल वो हल्की सी आवाज़ पर भी कांप जाती थी। मार्च में जंग के शुरू में ये ख़ानदान मुसलसल रूसी गोलाबारी की जद में रहा है। हम तहखाने में थे जब जोरदार धमाका हुआ। बच्चे बेसाख्ता चीखने चिल्लाने लगे। बिजली बंद हो गई। ये सब बहुत ही खौफनाक था। ऐसे महसूस हुआ जैसे रूसियों ने कहीं बहुत ही करीब हमला किया हो। जब एक रूसी रॉकेट ने नतालिया लादेन के घर की छत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया तो वो अपनी 2 बेटियों, बहन और 2 भांजियों के साथ मगरबी यूक्रेन चली गईं। ये खानदान रूसी फौजियों के उनके इलाके से पीछे हटने के बाद अप्रैल में वापस आया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां अभी भी बहुत ज्यादा जहनी दबाव में थीं। जिसके बाद इस खानदान ने यूक्रेन के माहिर नफ्सियात की जानिब से बच्चों को इस सदमे से निमटने में मदद देने के लिए खसूसी टॉय थेरेपी रूम जाने का फैसला किया। टॉय थेरेपी रूम प्रोजेक्ट एक खास जगह है जहां बच्चों के साथ बालिग भी शिफा हासिल कर सकते हैं और उन्हें यहां खिलौनों से अपने जहनी तनाव को दूर करने का मौका मिलता है। जब अरीना इस कमरे में गई तो उसने वहां मौजूद खिलौनों में से एक ज़ीब्रा उठाया। माहिर नफ्सियात का कहना है कि उसने जंग से मुतालिक अपने तमाम खौफ को खिलौने में मुंतकिल कर दिया और फिर खुद इस खिलौने से डर गई। मैं रात को इस खिलौने को बिस्तर में साथ लेकर सोई। मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा, जिसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि वो इसे कहीं दूर ले जाएं ताकि मैं इसे ना देख सकूं।
मकामी माहिर नफ्सियात वीटा मास्कलेंको का कहना है कि इस छोटी बच्ची ने अपने खौफ को खिलौने में मुंतकिल कर दिया। अब वो एक नया खिलौना दोस्त मुंतखब कर सकती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद अरीना ने अपनी ताकत की अलामत के तौर पर एक सांप का इंतखाब किया। पहला टॉय थेरेपी रूम जून में खोला गया। इस वक्त यूक्रेन भर में 100 के करीब ऐसे कमरे मौजूद हैं जिन्होंने अब तक 1600 से ज़्यादा यूक्रेनी बच्चों की मदद की है। और ऐसे में जब रूस के यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी हैं, मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर यूक्रेनी पनाहगुज़ीं बच्चों के लिए भी इस तरह के खुसूसी कमरे खोलने का मंसूबा है। एना कोस्टुचेंको के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। चीन, रूस और अमेरिका के आला ओहदेदार इस माह दुनिया के सबसे तेज़ी से तरक्की करते हुए बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के मुल्कों के दौरे पर हैं। मुतादिद अमरीकी ओहदेदार अफ्रीका में हैं और रूसी जारियत और चीनी अज़ाइम के ख़िलाफ़ अफ्रीकी ममालिक की जानिब से मदद की उम्मीद और बर्र-ए-आज़म के मफाद के लिए काम करने के अपने वादे के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में चीन, रूस और अमेरिका के आला ओहदेदारों ने बड़ी तादाद में अफ्रीका के दौरे किए हैं, जिनका मकसद उनके मुताबिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता माह कहा था कि उनका भी इस साल वहाँ के दौरे का इरादा है। वाशिंगटन ने कहा है कि इन दौरों का मकसद रूसी और चीनी अज़ाइम का मुकाबला नहीं, बल्कि कारोबार, सेहत और अमन और सलामती जैसे शोबों में बामानी ताल्लुकात कायम करना है। अफ्रीका में हमारी शराकतदारी का ताल्लुक दूसरे मुल्कों से नहीं, अमेरिका अफ्रीकी मुल्कों को अपना हकीकी शराकतदार समझता है और उनके साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहता है, जैसा कि अमेरिका और अफ्रीका के सरबराही इजलास में किए गए हमारे वादों से जाहिर होता है। लेकिन बरे-आज़म के आला तरीन सफारतकार कहते हैं कि अफ्रीका, जिसे सदियों तक यूरोपीय ताकतों ने बेदर्दी से अपनी नौ आबादी बनाए रखा, किसी का मोहरा नहीं है और उनके मुताबिक चीन इस बात को समझता है। अफ्रीका खुद को असर और रसूख की कशमकश के एक अखाड़े मरकज के तौर पर लिए जाने से इनकार करता है। हम उस वक्त तक हर एक के साथ ताउन और शराकतदारी के लिए तैयार हैं जब तक वो हमारे असूलों, तरजीहात और मफादात का एहतराम करते हैं। चीन के साथ हमारी शराकतदारी इन्हीं असूलों पर कायम है। लेकिन जैसा कि वहां का दौरा करने वाले सबसे सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने हाल ही में कहा था कि ये हरीफ बड़ी ताकतें एक दूसरे की सरगर्मियों से खूब वाकिफ हैं, खासतौर पर जबकि चीन और रूस आलमी सतह पर खुद को मजबूत कर रहे हैं। बहुत से अफ्रीकी मुल्क इस वक्त भारी कर्जों में जकड़े हुए हैं और ये बिलाशुबा एक मसला है जिसका ज़्यादातर ताल्लुक अफ्रीका में चीनी सरमायाकारी से है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये महज हकाइक पर मबनी एक बयान है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। ये चीन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम अफ्रीका के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। तज्जियाकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों मकासद को, यानी हकीकी शराकतदारी, बड़ी ताकतों की मुसाबकत को बैक वक्त हासिल नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीजें बेक वक्त सच साबित हो सकती हैं, लेकिन हम इस सच को तस्लीम नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक सच को मान रहे हैं और वो ये है कि हम अफ्रीका को तरक्की करते देखना चाहते हैं और मेरे ख्याल में ये मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तज्जियाकारों का अंदाजा है कि चीन तरक्की पजीर मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में अपने ग्लोबल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। चीन दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का मौक़िफ़ बरकरार रखता है। चीन के नए वज़ीर ख़ारजा शेन गेंग ने मनसब संभालने के बाद अपने पहले दौरे के दौरान इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि अफ्रीका एक नजरियाती मैदान जंग है, जैसा कि वो सर जंग के दौरान हुआ करता था। किसी भी मुल्क, किसी भी कौम को यह हक नहीं है कि वो अफ्रीकी मुल्कों और उसके अवाम को फरीक बनने पर मजबूर करे। अफ्रीका को बैनुल-अक़वामी ताउन का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ना कि बड़े मुल्कों के दरमियान मुसाबकत का एक मैदान। आइंदा दिनों में अफ्रीका का दौरा करने वाले अगले आला अमरीकी ओहदेदार अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर होंगे और मुमकिना तौर पर फिर बाइडन वहां जाएंगे। व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते कहा था कि अभी तक किसी हतमी प्रोग्राम का ऐलान नहीं किया जा सकता। सदर बाइडन ने यूक्रेन के तनाज़े को जमहूरियतों और आमरीयतों के दरमियान एक कशमकश के तौर पर पेश किया है। अब जब अफ्रीका में जमहूरी जवाल के निशान वाज़े हैं, कैमरॉन हडसन कहते हैं कि उन्हें तजस्सुस है कि आया बाइडन इन नजरियात को अफ्रीकी सरजमीन पर भी पेश करेंगे, या वो उसे नजरअंदाज कर देंगे या मुलतवी कर देंगे ताकि वो ऐसे ताल्लुकात कायम कर सकें जो अक़वाम मुत्तहिदा में या आइंदा सियासी तौर पर वाशिंगटन को फायदा पहुंचा सकें। तो देखना ये है कि सदर अपने दौर में उसूली पहलू को मद्देनजर रखेंगे या अमली पहलू को, या फिर दोनों को। अनीता पावल के लिए असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इंडोनेशिया में इस माह के दौरान एक चीनी फैक्ट्री में शुरू होने वाले महलिक फसादात के बाद कशीदगी का सिलसिला जारी है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि वाक़े से ये पता चलता है कि चीनी कंपनियां किस तरीके से कारोबार करती हैं और उनके तरीके कैसे मेज़बान मुल्कों की सकाफ़त और निज़ाम से मुताबिकत ना रखने के बायस मसाइल का बायस बन सकते हैं। VOA की एलिज़ाबेथ ली की रिपोर्ट में तफसीलात। 14 जनवरी को इंडोनेशिया और चीनी कारकुनों के दरमियान तसादुम सिर्फ एक इंडोनेशिया और एक चीनी कारकुन की हलाकत का बाइस ही नहीं बना, बल्कि इससे सकाफतों और कारोबारी तरीक़ों के दरमियान तनाज़े की भी अक्कासी हुई। चीनी मजदूरों की एक निगरान तंजीम चाइना लेबर वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ली शियांग इंडोनेशिया में निकल पिघलाने की एक चीनी फैक्ट्री के 200 से ज़्यादा कारकुनों से खतो किताबत करते रहे हैं। इंडोनेशिया में सरमायाकारी करने वाली चीनी कंपनी का मकसद वहाँ पैसा कमाना है। वो अपने साथ इंडोनेशिया में अच्छे कारोबारी तरीके नहीं लाई। चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए इंडोनेशिया में इस फैक्ट्री समेत दुनिया भर में तामीराती प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्रियों में सरमायाकारी कर रहा है। मौलिक फसाद के बाद प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन तशद्दुद के निशान बाकी हैं। फसादात फूटने से कबल इंडोनेशियाई कारकुन कंपनी के ओहदेदारों से मिले थे और काम के हालात में तब्दीली, उजरतों में इजाफे और हड़ताल पर जाने वाले कारकुनों को दोबारा मुलाजमत देने का मुतालबा किया था। जब कंपनी यूनियन के तमाम मुतालबात पूरे न कर सकी तो इंडोनेशियाई कारकुनों ने एक मुजाहरा किया। चीन के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के एक चीनी माहिर होंग जिलाई कहते हैं कि कारोबार के चीनी मॉडल इंडोनेशिया के अलावा दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। इन चीनी प्लांट्स में से कुछ में मकामी कारकुनों को मुलाजिम रखा जाता है, तो गालिबन सिर्फ जुनूब मशरक़ी एशिया ही में नहीं बल्कि अफ्रीका में भी मकामी कारकुन मुमकिन तौर पर उस तनख्वाह में काम नहीं करना चाहते जो इतने तवील औकात के लिए दी जाती है। होंग जिलाई कहते हैं कि चीनी कारकुनों को भी काम पर रखा जाता है जो उनके मुताबिक एक ऐसा मॉडल है जो चीनी कारकुनों का भी इस्तेसाल करता है। चीनी कारकुनों के साथ इंडोनेशिया के कारकुनों से भी ज्यादा सख्त सलूक होता है। अगर कोई चीनी कारकुन अहकामात नहीं मानता तो कंपनी के पास कारकुनों को हिरासत में रखने की जगह है। कंपनी पुलिस की किसी कार्रवाई के बगैर उन्हें बंद कर सकती है। चीन की निकल पिघलाने वाली फैक्ट्री ने इन इल्जामात के बारे में VOA की ईमेल का जवाब नहीं दिया है। उसने VOA इंडोनेशिया को एक टेक्स्ट मैसेज में बताया कि इंडोनेशिया की फौज और पुलिस अभी वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान वांग वेनबिन ने फसाद के बारे में ये कहा। चीन ये यकीनी बनाने के लिए इंडोनेशिया से करीबी राब्ते में रहेगा कि कानून के मुताबिक इस वाक़ये से मुनासिब तरीके से निपटा जाए। होंग जिलाई कहते हैं कि इंडोनेशिया में ये फसाद चीनियों के बारे में बेइत्मादी की तारीख के पस मंजर में हुआ है। इंडोनेशिया की आबादी की अक्सरियत में अभी तक चीन के बारे में कुछ गहरी बेचैनी पाई जाती है, खासतौर पर सियासी शुकूक, चीन का मुमकिन असर रसूख या मुल्क की सियासी और माशी बुनियाद में चीनी दखलंदाजी से मुतालिक पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात। ऐसे में जबकि कशीदगी जारी है, इंडोनेशियाई वर्कर्स और कंपनी तनाज़े को गुफ्तशुनीद के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिज़ाबेथ ली के लिए यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते देखिए कि किसी चीज़ की मदद के बगैर ऊंचे रस्सों पर चलने के माहिर ब्राज़ील के हाईलाइनर राफेल ब्रेडी ने साओ पाउलो में 2 इमारतों के दरमियान हाईलाइन पर 114 मीटर की बुलंदी पर 510 मीटर चलते हुए एक शहरी इलाके में तवील तरीन क्रॉसिंग का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। 35 साला राफेल ब्रेडी ने 25 मिनट में ब्राज़ील के एक शहरी इलाके में 2 ऊंची इमारतों के दरमियान ये करतब मुकम्मल किया।